All right, good afternoon. Namaste, happy learning to all of you. इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 4 प्राइमरी डिसीजन मेकिंग हमें सीखनी है। पहली इज फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब पैसा कहां से आएगा, ठीक है। दूसरा इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, पैसा कहां जाएगा। तीसरा इज डिविडेंड डिसीजन, जहां जा रहा है वहां से जो पैसा कमाएगा एंटिटी वो देना है कि नहीं देना। और चौथा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या उसका एस्टिमेशन। तो हमारे सारे चैप्टर्स इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, अपार्ट फ्रॉम वन चैप्टर रेशियो एनालिसिस, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट थिंग्स गोइंग। हम लोग पहले फाइनेंसिंग डिसीजन देखेंगे, जिसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस और लेवरेज। अब ये तीनों का हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने एफएम का ओरिएंटेशन लिया था, उसमें वैसे कॉन्टेक्स्ट बताया गया था कि इनका क्या रेलेवेंस है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम लोग ये चेक करते हैं प्रिंसिपली कि पैसा कहां से लेना है, कितना लेना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं क्या कॉम्बो सेट करना है, कितना इक्विटी कितना डेट, ठीक है। लेवरेज में डेट होने के कारण हमारा रिस्क कितना बढ़ जाता है वो देखते हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जिसमें प्राइमरीली हम लोग ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, वो फोकस होगा हमारा, विच इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन। लोग मतलब कौन है, ये लोग कहां से आते हैं, जो हमारे कैपिटल प्रोवाइडर्स है वो। कैपिटल प्रोवाइडर्स मतलब कौन हो गए, कैपिटल प्रोवाइडर्स मतलब हो गए इक्विटी वाले लोग, प्रेफरेंस वाले लोग, ठीक है, डेट वाले लोग। डेट में अगेन बहुत सारे लोग हो गए, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, जैसे कि लोन वाले लोग, जैसे कि अगर हम देखें तो पब्लिक डिपॉजिट्स एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारा मूलभूत उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बेसिक इंटेंशन इज टू फाइंड आउट हमारा कितना खर्चा लगेगा फॉर एवरी 100 रुपीज रेज्ड, ठीक है। जैसे अभी आई थिंक यू गाइज विल या शुड बी एबल टू एवरी सिंगल ईयर, जैसे जैसे हम या एवरी सिंगल बैच जैसे जैसे हम ये चैप्टर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कनेक्शन ज्यादा बैठना चाहिए, क्योंकि फंडिंग, ठीक है, रेजिंग द कैपिटल, ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए। वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ मे बी एट द एज ऑफ 19, 20, 21 हैव बीन रेजिंग कैपिटल। तो कोई भी कैपिटल रेज कर रहा है तो फॉर एवरी रुपीज 100 व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब उसमें बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, तो अलग अलग सोर्सेज का पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंडिविजुअल कितना कॉस्ट लगता है। फिर हम क्या देखेंगे, सबका कंबाइन में कितना कॉस्ट लगता है। जो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसको हम लोग बोलेंगे वैक। वैक का फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वेटेड एवरेज सोर्स ऑफ कैपिटल हमारा भयंकर सोर्सेस से आ सकता है, लाइक इक्विटी, लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स, लाइक डेट, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोगों को क्या करना है, इंडिविजुअली इन सब के कॉस्ट पहले निकालने आने चाहिए, ठीक है। इक्विटी के कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, के ई फाइनेंस की भाषा में, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स को बोलते हैं के आर, कॉस्ट ऑफ डेट को बोलते हैं के डी, और प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं के पी। तो इनका हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, वेटेज ऑफ इक्विटी, वेटेज ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वेटेज ऑफ डेट, वेटेज ऑफ प्रेफरेंस। तो एक ओवरऑल वैल्यू आएगी, से फॉर एग्जांपल 12%। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि फॉर एवरी 100 रुपीज रेज्ड आपको पोस्ट टैक्स मिनिमम कितना कमाना है। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या, पोस्ट टैक्स, क्योंकि इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स और प्रेफरेंस ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट टैक्स ही होती है इनकी एक्सपेक्टेशन।
जैसे मैं अगर बोलूं के ई 13% है तो दैट सिग्निफाइज इक्विटी वालों को कंपनी का टैक्स काटने के बाद कितना छूटना चाहिए, 13%। अब ये इकलौता ऐसा सोर्स है, कौन, डेट, डेट में डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, लोन आता है, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, इकलौता ये ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग प्री टैक्स चुकाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स दे उससे पहले ही हम इंटरेस्ट वालों को क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट चुका देते हैं। तो मैं कई बार डायलॉग बोलता हूं, गधा गधा घोड़ा घोड़ा, वो ध्यान रखना है। तो कुछ पोस्ट टैक्स है, कुछ प्री टैक्स है, नहीं चलेगा। तो बेटर क्या होगा कि ऑलरेडी मेजॉरिटी तो सब पोस्ट टैक्स ही है, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, पोस्ट टैक्स ले आएंगे। किसको, केडी को, केडी को। और ये भी बात नहीं कि ऑलरेडी सब पोस्ट टैक्स है तो इसको लाओ। इट इज द अनदर लॉजिक बिहाइंड दिस इज जनरली व्हेन वी से, तो हम यही बोलते हैं टैक्स काटने के बाद कितना पैसा छूटना चाहिए। तो ये अगर मेरा वैक 12% है, दैट सिग्निफाइज व्हाट, अगर मैं 100 रुपए रेज कर रहा हूं तो पोस्ट टैक्स में कितना कमाऊंगा, 12% कमाऊंगा। पोस्ट टैक्स में कितना कमाऊंगा, 12%। तो हाउ इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं 12% नहीं कमा पा रहा हूं तो इनमें से कोई ना कोई क्या होगा, असंतुष्ट रहेगा, जो कि लॉन्ग रन में हेल्दी नहीं रहेगा कंपनी के लिए। तो ये वो नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूं, ये वो रेट है कि मुझे कितना कमाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कितना कमा रहा हूं या एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो चैप्टर 7 में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक डिस्काउंट रेट अपने को लागू होती है, विच इज मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो इस चैप्टर से मिलेगी अपने को, जिसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक, दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने कई बार, जैसे न्यूज में हम देखते हैं ये कंपनी फंड रेस कर रही है, तो कई बार देखते हैं कि वो लोग इक्विटी रेस कर रहे हैं, कई बार देखते हैं कि वो लोगों ने लोन लिया है, कई बार देखते हैं कि वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टैब्लिश कंपनीज होती है वो डिविडेंड ना देके उन अर्निंग्स को रिटेन कर रही होती है। जब ये सारे फैक्टर्स देख रहे हैं तो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज वाया विच द कंपनी इज रेजिंग मनी। तो वो मनी पे क्या बेसिस है वो देखते हैं। तो इस चैप्टर का फ्लो कैसे जाता है, द फ्लो गोज ऑन, पहले हमें सबका इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना सीखना है। वापस बोल रहा हूं, पहले हमें सबका इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना सीखना है। लाइक डिबेंचर्स, बतेरे तरह के डिबेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, सेल्फ अमर्टाइजिंग डिबेंचर्स, जीरो कूपन डिबेंचर्स, सबका हमको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीखना है। फिर इक्विटी, तो इक्विटी में भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है, कोई कंपनी नहीं देती है, कोई कंपनी ग्रोइंग है, कोई कंपनी ग्रोइंग नहीं है, तो कैसे वर्क करता है वो हम केडी निकालना सीखेंगे। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, तो हम केपी निकालना सीखेंगे। अगेन कोई कंपनी रिटेन कर रही है तो हम के आर निकालना सीखेंगे, और के डी, के ई, के आर, के पी, इन सबको इंडिविजुअल निकालने के बाद बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बोलेंगे एक कंपनी है जिसने 100 करोड़ रेज किया हुआ है, जिसमें से 40% इक्विटी है, 40% डेट है, 20% प्रेफरेंस है। हम तीनों को इंडिविजुअली निकालेंगे और फिर सबको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेट आएगी। वो रेट क्या है कि इन्होंने जो टोटल कैपिटल रेज किया है, जितना पैसा मंगवाया है, जितना पैसा अलग अलग प्रोवाइडर्स से लिया है, उस पर एक कॉमन वैल्यू इनको मिनिमम कितनी कमानी है। बिकॉज कोई हमसे पूछेंगे अरे मिनिमम तुमको कितना कमाना है, तो हम ऐसे बोलने नहीं बैठेंगे, अरे डिबेंचर्स पे इतना कमाना है, इक्विटी पे इतना कमाना है, प्रेफरेंस पे इतना कमाना है। नो, विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट एंड विल कंक्लूड व्हाट वी हैव टू अर्न अ मिनिमम ऑफ 13%। ठीक है, अगर मुझे मेरी ऑपरेशंस टीम या मेरी जो मार्केटिंग टीम या जो मेरी जो R&D टीम है, जो प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है वो टीम है, उन सबको मीटिंग करके मोटिवेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में एक नंबर तो होना चाहिए ना। गाइस वी हैव रेज्ड 100 करोड़, वी हैव इनपुटेड इट, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ऑपरेशन, नए नए ब्रांचेस, ये सब हमने खोले हैं, हमारा वैक है 13%, तो हमें कम से कम इतना तो कमाना ही है। इतना कमाएंगे तो सब संतुष्ट है, इससे ज्यादा कमाया तो इक्विटी वालों को और ज्यादा मिलेगा, बिकॉज इक्विटी वाले कौन होते हैं, रेजिडुअल ओनर्स। तो इक्विटी वालों को कितना मिलेगा वो अभी चैप्टर का लुकआउट नहीं है,
वो बाद में देखेंगे अपने। अभी तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम कमाना कितना है, इसीलिए वो वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? लोगों की एक्सपेक्टेशन। दूसरा वर्ड आया है मिनिमम इतना तो कमाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को हर एक इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, बेटर वर्ड, हमें इंडिविजुअल हर एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल का कॉस्ट निकालना सीखना पड़ेगा और उनको वेट्स डालना सीखना पड़ेगा, फिर बड़े सम्स पे देखेंगे। तो इनिशियल में बी 2 lectures, 3 lectures will be only on understanding how to calculate the individual cost of various sources, but that is why you are understanding। सीधा ऐसे नहीं कि बस फॉर्मूला याद कर लिया एंड डन। तो ये बेसिस है और मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको आएगा ही, बड़े क्वेश्चंस में डेट भी है, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है, तो इंडिविजुअली पता तो होना चाहिए। अब डेट में भी बतेरी तरह की डेट होती है, आई मीन टू से बहुत सारे तरह की डेट होती है। कभी डिबेंचर्स बोलेंगे रिडीमेबल है, कभी बोलेंगे इरिडीमेबल है, कभी बोलेंगे सेल्फ अमोर्टाइजिंग है, कभी बोलेंगे जीरो कूपन है। तो पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, इनका कैश फ्लो प्रोजेक्शन सीखेंगे तो बहुत इजी है, वेरी इजी इट इज। दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। तो हर साल मुझे मिनिमम कितना कमाना है जिससे कि हमारे प्रोवाइडर्स संतुष्ट हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे मिनिमम पासिंग परसेंटेज जरूरी है ना, बहुत दिमाग में रहना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही टारगेट रखते हैं कि हमें हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 और एग्रीगेट 50% लाने हैं, ऐसा रखते हैं कि हम लोग नहीं। पर जब सिचुएशन एडवर्स हो, ठीक है, कुछ तो क्या बोलते हैं, हे ऊपर वाले, ठीक है, मैं बोलूं उससे पहले सबने बोल दिया पास करवा देना, ठीक है। सेम पार्ट जब बिजनेस में एडवर्स सिचुएशन हो तो हम ये देखेंगे कि मिनिमम कितना कमाना है ताकि प्रोवाइडर्स नाराज ना हो, ठीक है। बस वही सेम कहानी है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू टारगेट मोर, वी आर ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन, ज्यादा नंबर का ही टारगेट है, मेहनत भी हम वैसे ही करें, बट व्हेन द सिचुएशन इज एडवर्स वी शुड हैव अ नंबर कि उतना तो बेसिस हो रहा है कि नहीं। जैसे कि कई बार वो नेचुरली हमारे अंदर आता है, पेपर देके निकले जब 40-50 मिनिमम तो है, मतलब ज्यादा ही है, 80-85 70-75 है, तो बॉडी लैंग्वेज अलग होगी बाहर निकलने की, और ठीक है, अरे बस एकदम ठीक है, ठीक है। और जब वो रिवर्स होगा तो अलग होगी। तो सेम चीज बिजनेस में भी तो आता है ना, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, तो तब हमारे जहन में एक नंबर होना चाहिए। ये वो नंबर हम सीखने वाले हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है फ्रॉम द प्रोवाइडर्स। तो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, वो वाली कहानी है। दैट इज व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें क्या होगा, पहले हमें इंडिविजुअली क्या पुटअप करना होगा, हमें इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ डेट निकालना आना चाहिए, KD। पहले हम उससे शुरू करेंगे। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बाकी सब कौन कौन बच गए बताइए, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी एक ही है। थोड़ा जो अलग होगा क्या होगा बताऊंगा बाद में, अभी के हिसाब से एक ही समझो। इन सब की जो कमाई है वो क्या होती है, मोस्टली पोस्ट टैक्स। क्या होती है, पोस्ट टैक्स। इनमें जो हम लोग अगर सपोज बैंक से लोन लिया और ऐसा दिया हुआ है 10% बैंक लोन 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ पे हम जो 10% देते हैं विच इज हाउ मच, 10 lakhs, ये तो प्री टैक्स दे रहे हैं। बट हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है, पोस्ट टैक्स। तो इस प्री को हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट टैक्स। प्री को पोस्ट कैसे करते हैं हम लोग, 1 - T। अगर टैक्स रेट 25% है तो पोस्ट टैक्स 75% हो जाएगा। टैक्स रेट 20% है तो पोस्ट टैक्स 1 - 0.2 0.8 हो जाएगा। 0.8 बोलो 80% बोलो, एक ही बात है, क्योंकि बाकी सारे सोर्सेज पोस्ट टैक्स ही और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पोस्ट टैक्स से निकालते हैं। पर यहां पे जो इंटरेस्ट रेट कोटेड होता है वो कौन सा होता है, प्री टैक्स। इसीलिए इसको पोस्ट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ये एक बात याद रखनी है।
इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो हम एक्सपेंस क्लेम करते हैं, डिविडेंड एक्सपेंस क्लेम नहीं होता, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी वाला हो। तो क्योंकि जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो एक्सपेंस क्लेम करते हैं, तो एक्सपेंस क्लेम करेंगे तो उतना प्रॉफिट कम हो जाता है, और जितना प्रॉफिट कम होगा उतने पे हमें कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपए इंटरेस्ट चुका रहा हूं, तो 10 लाख का एक्सपेंस भी क्लेम करूंगा, तो उस 10 लाख पे 20% मुझे कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो टेक्निकली मैंने 10 लाख पे किया पर 2 लाख बचाया भी, तो पोस्ट टैक्स कितना हो गया, 8 लाख। ये जो सेकंड एग्जांपल या सेकंड स्कूल ऑफ थॉट बताया, दैट वाज टैक्स शील्ड का स्कूल ऑफ थॉट। जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट बताया, दैट वाज प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स करने का है। बात एक ही है दोनों, बस ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझो मैं तो बोलूं। तो ये हमारा के डी है, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को समझने के लिए हमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को समझना पड़ेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, सर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं समझते हैं, ठीक है, या डेट बोल दो, डिबेंचर्स बोल दो। तो एक क्या आएगा पता है, एक आएगा आपका इररिडीमेबल। ठीक है, एक क्या आएगा आपका रिडीमेबल। ठीक है, एक क्या आएगा आपका रिडीमेबल बट सेल्फ अमर्टाइजिंग। एक आपका आ जाएगा जेरो कूपन। एक आपका आ जाएगा कन्वर्टेबल। अरे सर इतने सारे हैं क्या, हाँ इन सबको एक एक करके समझेंगे, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इफ वी अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी सेफ, वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट। एंड फॉर ऑल ऑफ दीज वी कैन यूज 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज IRR मेथड, इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग कट मेथड। क्या बोलेंगे, लॉन्ग कट मेथड। और एक है हमारा शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरपोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, दो नंबर्स के बीच में एक आर्बिट्री लीनियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू। IRR एग्जैक्ट एक्यूरेट लॉन्ग कट वैल्यू। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। क्या समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स समझना। सबसे पहले इरिडीमेबल डिबेंचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इरिडीमेबल डिबेंचर की। आज मैंने इशू किया, मैं कंपनी हूं, मैंने आज 1 करोड़ के इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू किए। कितने, 1 लाख डिबेंचर्स, हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो आज मैं पैसा कितना यूज कर रहा हूं, 100। कॉस्ट कितना होगा अगर कॉमन सेंस लगाए तो, अपॉन में क्या रख दूंगा, मैं जो पैसा यूज कर रहा हूं, और न्यूमरेटर में क्या रख दूंगा, जो मेरा खर्चा लग रहा है, जितना मुझे मिनिमम कमाना है। तो इसमें इरिडीमेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या हर साल इंटरेस्ट देंगे, हाँ या ना जवाब देना, देंगे। क्या प्रिंसिपल रीपे करेंगे, करेंगे तो सही, बट पता नहीं है कब, क्योंकि इरिडीमेबल मतलब कब तक चलेंगे, जब तक है जान, टिल परपेचुइटी। जब कंपनी बंद होगी, अरे कंपनी कब बंद होगी, गोइंग कंसर्न, लंबे समय के लिए, पता ही नहीं है कब, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसलिए इरिडीमेबल डिबेंचर में आपका कैश फ्लो पैटर्न क्या होगा, हर साल आप इंटरेस्ट 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 देते रहेंगे। इसीलिए ऊपर यहां पे सपोज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब हर साल 12 दे रहे हैं, पर ये 12 प्री टैक्स है। सपोज टैक्स रेट 30% है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7। अब कई जन 12 को 0.3 से करते, बोले टैक्स लेने का, टैक्स तो कटेगा, तो हम रिवर्स लेंगे। कितना लेंगे, हमारा हर साल 8 रुपए 40 पैसा जा रहा है फॉर एवरी 100 रुपीज, मतलब मेरा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया, 8.4। अगर मैं 8.4 पोस्ट टैक्स कमाऊं, मैं ऐसा बोलूं 8.4 पोस्ट टैक्स, या फिर 12 रुपए प्री टैक्स। कैसे लाया 8.4 प्री पोस्ट टैक्स को 12 रुपए प्री टैक्स, 8.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 30% टैक्स रेट अज्यूम किया है, तो एक ही बात है। तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स, कब रिडीम होंगे,
पता नहीं है। ईयरली क्या जाएगा, इंटरेस्ट। अपॉन में क्या रखेंगे, जितना पर डिबेंचर मिला है। पर डिबेंचर 100 मिला है, 100 रखो। 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है तो कितना रखोगे, 110। 2% डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो कितना रखोगे, 98। 2% डिस्काउंट पे इशू हुआ है और 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा है तो 96। जितना पर डिबेंचर मिलेगा वो रखेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, इशू प्राइस भी दिया होगा कोई कोई क्वेश्चन में और मार्केट प्राइस भी दिया होगा। तो अगर हम नीचे मार्केट प्राइस यूज कर रहे हैं मतलब हम करंट कॉस्ट ऑफ सच डिबेंचर्स ढूंढ रहे हैं, और अगर हम लोग नीचे इशू प्राइस यूज कर रहे हैं मतलब हम उनका ट्रेडिशनल कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग आज ढूंढ रहे हैं तो करंट कॉस्ट ढूंढना चाहिए, तो मार्केट प्राइस इज अ बेटर पार्ट। सो ये फैक्टर हमें ध्यान में रखना है। अगेन रिपीटिंग, इरिडीमेबल के कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कब रिडीम होंगे ये पता नहीं, बेरो कोनी, नो आइडिया। जब तक कंपनी चलेगी तब तक। तो ईयरली क्या आउटफ्लो जाएगा मेरा, इंटरेस्ट। माई इंटरेस्ट इज ओनली गोइंग टू गो ऑन एन ईयरली बेसिस एंड दैट इंटरेस्ट इज प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स। But normally we find WACC as, so we must convert this pre-tax interest to, इसीलिए हम लोग 12 को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अपॉन में क्या यूज करेंगे, पर डिबेंचर जितना पैसा यूज करने को मिलेगा। इट कैन बी एट अ प्रीमियम, इट कैन बी एट अ डिस्काउंट, इट कैन बी विथ फ्लोटेशन कॉस्ट, इट कैन बी विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। जो बोला वो कर देने का। सो इधर मैं वापस अगर लिखूं तो के डी ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, irredeemable debentures will be what, ठीक है, it is going to be I into 1 minus T upon NP. NP here stands for what, net proceeds, ठीक है, which is, अगर मैं मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर रहा हूं तो करंट कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इशू प्राइस भी यूज कर रहा हूं तो जब इशू किया था तब के हिसाब से कॉस्ट आ जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉर्मली करंट कॉस्ट ढूंढते हैं। ये इरिडीमेबल की कहानी हुई। ये आईआरआर और लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि रिडेम्पशन वैल्यू है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, रिडीमेबल। कन्वर्टेबल पे लास्ट पे आऊंगा, पहले रिडीमेबल लिखा था फिर कन्वर्टेबल लिखा था। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो थोड़े समय बाद क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझो। तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, जो अपने अकाउंट्स में डिबेंचर चैप्टर में समझा है। आज 100 रुपए रेस किया, 5 ईयर 12% डिबेंचर्स ऐसा बोला हुआ है, तो 100 रुपए पे क्या करोगे आप, हर साल इंटरेस्ट देंगे। कितना, 12 12 12 12 12, और 5th ईयर पे क्या दोगे, 100 रुपए भी वापस दे दोगे। 5th ईयर पे आप क्या दोगे, 100 रुपए भी वापस दे दो। इट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट ना, क्योंकि हर साल का जितना इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है उतना हम क्या कर रहे हैं, पे भी कर दे रहे हैं, पे भी कर दे रहे हैं। बट हमें प्री टैक्स ढूंढना है कि पोस्ट टैक्स ढूंढना है, बोलिए, पोस्ट टैक्स। तो ये जो 12 है उसको 12 नहीं लेके हम लोगों को कितना लेना है, आई इंटू 1 माइनस टी, आई इंटू 1 माइनस टी। कैरेक्टरिस्टिक समझो। तो पहला क्या, ईयरली आउटफ्लो होगा, यस और नो से, यस। क्या मेच्योरिटी पे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू वापस देंगे, यस, यस, वेरी गुड, सिंपल इतना ही। सर प्रीमियम पे इश्यू हो तो आपकी आज की प्राइस बढ़ जाएगी। सर प्रीमियम पे रिडीम हो तो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू बढ़ जाएगी। सब डिस्काउंट पे इश्यू हो तो आपकी आज की प्राइस कम हो जाएगी। सर डिस्काउंट पे रिडीम हो तो नहीं हो सकता। सर फ्लोटेशन कॉस्ट लगे तो आज की प्राइस कम हो जाएगी। ये फैक्टर ध्यान में रखने हैं आपको। नीड टू रिमेंबर दीज फैक्टर्स। एंड इसके लिए 2 तरीके हैं, एक है हमारा लॉन्ग कट मेथड, एक है हमारा शॉर्टकट मेथड। क्या है वो देखेंगे, एक मैं
स्क्रीन पे सारे फॉर्मूला साथ में लिखूंगा ऑफ ऑल, पर धीरे धीरे उस पर जाए। इसलिए सपोज एक 5 ईयर 12% डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, जिसमें टैक्स रेट कितना है 25%। कितना बोला हुआ है टैक्स रेट 25%। और वो डिबेंचर रिडीम होगा 110 पे, ठीक है। रिडेम्पशन प्राइस कितना है हमारा 110। पहले देसी तरीका शॉर्टकट, क्या हमें ध्यान में रखना है, एवरेज कॉस्ट अपॉन एवरेज प्राइस, सिंपल। लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में करते थे, कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, स्टार्टिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री बाय 2, ठीक है। तो यहां पे ईयरली आप कितना चुका रहे हो बच्चों बताओ, 100 का 12% कितना होगा ईयरली, 12 रुपए चुका रहे हैं हम लोग। ये प्री टैक्स है कि पोस्ट टैक्स है, तो इसको पोस्ट टैक्स करेंगे हम लोग, बोलिए बोलिए, ओके। प्लस हम लोग लास्ट में 5 साल बाद कितना चुकाएंगे 110, कितना चुकाएंगे 110। सो बेसिकली 110 माइनस 100, 110 माइनस 100, व्हाट इज दिस 110 माइनस 100, 10 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहा हूं मैं ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओपनिंग क्लोजिंग बाय 2, मतलब एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज मनी यूज्ड हो गया। ये स्टार्टिंग में मिला 100, दिया 110, तो इफेक्टिवली इट इज 110 प्लस 100 बाय 2, क्योंकि ये थंबनेल रूल है। तो आप हर महीने टेक्निकली कितना दे रहे हो, 9 रुपए तो ये दे रहे, हर महीने नहीं, हर साल कितना दे रहे हो, 9 रुपए तो ये दे रहे हो, बोलिए। और 5 साल में टोटल एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, 10 रुपए, तो उसको ईयरली कन्वर्ट करोगे तो 10 बाई 5 कितना हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हर साल आपने 11 रुपए चुकाया है, और ऑन एन एवरेज आपने कितना पैसा यूज किया है 105, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी, आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, माइनस एनपी, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ये आपका केडी का शॉर्टकट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। थोड़ा थंब रूल किया, हर साल कितना चुका रहे, 9 तो 1 चुका रहे, 5 साल में टोटल 10 एक्स्ट्रा दिया, तो 10 रुपए का खर्चा हो गया ना, वो 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 रुपए, तो ईयरली 11 रुपए चुकाया है, ओपनिंग क्लोजिंग बाय 2। वैसा ये अप्रोक्सीमेशन है, ये एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है, पर चलता है क्या, हाँ सर ये यूज कर सकते हैं, हाँ। बट कभी कभी वो लोग बोलेंगे फाइंड केडी बाय यूजिंग आईआरआर। जब ऐसा बोल दे तो हमें थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव यूज करना होगा, बट ये हमारा बेसिक है। इसमें एक और पॉइंट बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट देती नहीं है ऐसा, और आरवी माइनस एनपी देती है, बट आपको याद होगा, आपने डिबेंचर चैप्टर में भी पढ़ा होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ कॉस्ट। व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, पहले तो वो बताओ मुझे। आज 100 मंगाया, बाद में 110 चुका रहे, तो खुशी होगी कि दुख होगा, आज 100 लिया, बाद में 110 चुका रहे, खुशी होगी कि दुख होगा, दुख होगा, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहे हैं। इज दैट 10 अ कॉस्ट, यस। तो शुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, यस। तो शुड देयर बी अ टैक्स शील्ड ऑन इट, यस। बट मेनी अ टाइम्स दैट डोंट डू दैट, वी शुड बी डूइंग दैट। तो टेक्निकली यहां पे ये जो आरवी माइनस एनपी है ना, इसको भी हमें क्या करना चाहिए, 1 माइनस टैक्स कर देना चाहिए, बट दे हैवंट गिवन देयर, इसलिए वी ऑल्सो वोंट डू unless and until specifically specified, like premium on redemption is a tax deductible expense, ऐसा वर्ड बोल दे तो ये 1 माइनस टी इधर भी लिखेंगे। बट लॉजिकली देखे तो अकाउंट्स में हमने क्या सीखा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कॉस्ट होता है हमारा, हाँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आज 100 मंगाया, बाद में 110 चुका रहे, दैट 10 रुपीज, ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक्स्ट्रा हो रहा है। एक होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो कंसिडरेशन में लेना चाहिए। मोस्टली
ये लोग नहीं करते हैं अनलेस स्पेसिफाइड, लेना चाहिए बट ये फैक्टर है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट व्हाट कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स? रिडीमेबल डिबेंचर्स। देसी भाषा में हमने इरिडीमेबल में क्या किया था? ईयरली कॉस्ट बाय अमाउंट। हाँ के ना बोलिए। यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ईयरली कॉस्ट बाय अमाउंट। उधर जो इनिशियल प्रोसीड्स थी वही है। सर आपने आरवी तो उधर लिया ही नहीं था क्योंकि इरिडीमेबल डिबेंचर्स कभी रिडीम। इधर हमने एवरेज प्राइस क्यों लिया? क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस एंडिंग प्राइस दोनों अवेलेबल होगी क्या? यस। और उसमें अगर हम ज्यादा चुका रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है क्या? यस। इसलिए आरवी माइनस एनपी बाय एन कर रहे हैं तो बताता है ईयरली एक्स्ट्रा कितना चुका रहे हैं, प्लस आई इंटू 1 माइनस सी तो चुका ही रहे, तो टोटल ईयरली खर्चा दोनों का टोटल हो गया। नीचे एवरेज में कितना यूज कर रहे हैं तो उससे लगभग ईयरली खर्चा आ गया। बिकॉज द थंब रूल इज मेरा कितना जा रहा है अपॉन मैं कितना यूज कर रहा हूं। बेसिक रूल इज दिस ओनली। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर विद द हेल्प ऑफ केडी। क्या आ जाएगा? केडी इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। फॉर्मूला को रट्टा ना मारे, इट इज बेसिकली कॉस्ट इनकर्ड अपॉन मनी यूज्ड। इसको और एक्यूरेटली ढूंढना है तो इसका सेकेंड मेथड है। कौन सा मेथड? IRR मेथड। IRR हमने थोड़ा बहुत फाउंडेशन में देखा था, बहुत डिटेल में हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। चैप्टर 7 में थोड़ा थोड़ा चैप्टर 4 का लिंकेज है, चैप्टर 4 में थोड़ा थोड़ा चैप्टर 7 का लिंकेज है। तो अभी हम इससे शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दूंगा, बाकी उधर और क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। बट IRR इज मेरा इफेक्टिव रेट कितना बैठ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करने का? सपोज अभी वाले एग्जाम्पल में मैंने कितने पे इशू किया था बताइए? 100 पे। तो मुझे आज 100 रुपए यूज करने को मिला। मैं ईयरली कितना चुका रहा हूं यहां पे अगर हम देखें तो 12 चुका रहा हूं, बट दैट 12 इज प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। तो क्या इसे पोस्ट टैक्स करना चाहिए मुझे? हाँ। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 12 इंटू 0.75 फर्स्ट ईयर में जाएगा ये। तो सेकेंड ईयर में भी 9 ही जाएगा, थर्ड ईयर में भी 9 ही जाएगा, फोर्थ ईयर में भी 9 ही जाएगा, फिफ्थ ईयर में 109 जाएगा। कैसे आया 109? 119 जाएगा। क्यों 119 जाएगा? देख लेना, रिडेम्पशन वैल्यू 110 अज्यूम की थी मैंने, ऊपर ये रहा। सर आप ये लाए कहां से? अरे सम बनाया भाई, कोई पूछ लेगा अभी इसे कहां से लाए ऐसा। तो ठीक है, सिचुएशन क्रिएट किए जहां पे ऐसे डिबेंचर इशू किए हैं, ऐसी सिचुएशन ही दी हुई होगी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में। तो गिवन द सिचुएशन व्हाट शुड बी द पार्ट? तो 9 9 9 9 एंड 9, फिफ्थ ईयर में 9 के साथ और क्या जाएगा बोलिए? 110। अब एक ऐसी रेट जो क्या करेगी? इन कैश आउटफ्लोज को आज के इनफ्लोज से मैच कर दे वापस। एक ऐसी रेट जो क्या करेगी? इन कैश इनफ्लोज को किससे मैच कर दे? आउटफ्लो से मैच कर दे। वो रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? IRR। तो इधर मैं लिखूंगा 1 प्लस आई रेस टू 1, 1 प्लस आई रेस टू 2, 1 प्लस आई रेस टू 3, 1 प्लस आई रेस टू 4, 1 प्लस आई रेस टू 5 रेस टू 5। सर अब इसको ढूंढेंगे कैसे? बाय हिट एंड ट्रायल। अगर लास्ट में 100 ही होता ना, मतलब 100 प्लस 9 तो 9% एग्जैक्ट रेट आती, क्योंकि हर साल 9 9 9 9 9 चुका रहे हैं 100 रुपए पे। तो अभी मैं लास्ट में क्या कर रहा हूं? थोड़ा ज्यादा चुका रहा हूं, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट पहले 9% लेते हैं, ठीक है। तो अज्यूमिंग आई इज इक्वल्स टू 9%, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। वो भी कैलसी पे कोई भूल गया है फाउंडेशन वाला तो बता देता हूं। क्या करोगे? 9 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल्स टू m प्लस, मतलब ये फर्स्ट वाले को 0 पे ले आया। फिर एक बार और इज इक्वल्स टू करोगे तो सेकंड वाला 0 पे आ गया है। फिर एक बार और इज इक्वल्स टू करेंगे तो थर्ड वाला 0 पे आ गया है। फिर एक बार और इज इक्वल्स टू करेंगे तो फोर्थ वाला 0 पे आ गया है। अब रुक जाओ, बिना 0 0 दबाए दबाओ 119 डिवाइडेड बाय 1.09
5 बार इज इक्वल्स टू, और सिर्फ लास्ट वाला m प्लस करो क्योंकि बाकी 4 तो हो चुके हैं, और मेमोरी रिकॉल करो कितना आ रहा है एट आई 9%, हमारा कितना आ रहा है 106.499, मतलब 106.50 हो गया। बोलो 106.50 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। हम लोगों को चाहिए कितना था 100, आया कितना है 106.45, तो हमने सही रेट अज्यूम की कि गलत की, गलत की तो हमें और हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। बोलिए मैं क्या करता हूं, मैं 10% लेता हूं। सर आपने रेट बढ़ाई क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगा, मैथ का बेसिक रूल। तो करो 9 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू m प्लस 2 इज इक्वल्स टू m प्लस 3 इज इक्वल्स टू m प्लस 4, और 119 डिवाइडेड बाय 1.1 5 बार इक्वल टू, और सिर्फ लास्ट वाला m प्लस और मेमोरी रिकॉल 102.418। तो थोड़ा और बड़ी रेट लेनी पड़ेगी, बोलिए हमें, बोलिए। ओके सो अब हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 10.5 पे ट्राई करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं है। देखो 9 से 10 पे किया तो 4 रुपए जैसा गिर गया, तो 10 से 11 पे करेंगे तो और 4 रुपए गिर जाएगा। 4 रुपए की जगह हमें तो 2 रुपए जैसा ही गिराना है, तो हम क्या करेंगे i इज इक्वल्स टू 10.5% लेते हैं। करो 9 डिवाइडेड बाय 1.105 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 2 3 4, और 119 डिवाइडेड बाय 1.105 1 2 3 4 5, सिर्फ लास्ट वाला m प्लस और मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है 100.45, वर्चुअली पहुंच गए हम लोग वहां पे। और एक्यूरेट करना है तो 10.55% पे शायद बैठ जाएगा, बट 10.5 इज ऑल्सो ओके। सर इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है क्या, यस यस। ऊपर वाले अप्रोक्सीमेशन से हम कहां पे पहुंचे थे, करो 11 डिवाइडेड बाय 105 10.47%। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेटली करेंगे तो 10.55 पे करके देखते हैं। करो 9 डिवाइडेड बाय 1.1055 इक्वल टू m प्लस 1 2 3 4, 119 डिवाइडेड बाय 1.105 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला m प्लस और मेमोरी रिकॉल, और बताओ कितना आ रहा है 10.55 पे कितना आ रहा है 100 पॉइंट, तो फिर 10.60 आ जाएगा हमारा, मे बी वो करने की जरूरत नहीं है, आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेट वाले से 10.47 जैसा आया था, एकदम एक्यूरेट देख रहे तो 10.6 के आजू बाजू आएगा। तो अप्रोक्सीमेट वाला राइट है क्या, मोटा मोटी एक्यूरेट है। जितना स्टार्टिंग और एंडिंग प्राइस में गैप ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा अप्रोक्सीमेट होगा। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई गैप नहीं है तो अप्रोक्सीमेट और आईआरआर दोनों सेम ही देंगे, सेम ही देंगे। तो आईआरआर इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, एंड मैंने कैश फ्लोज लिख दिए। कैश फ्लोज प्री टैक्स लिखूंगा कि पोस्ट टैक्स, बोलिए पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स। यहां पे भी ये 110 में अगर वो 10 रुपए आपका क्या था, अगर वो 10 रुपए आपका टैक्स शील्ड के हिसाब से देखे तो उसको 10 नहीं लेके आप कितना लेंगे 107 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि वो 10 रुपए पे 30% या 10 रुपए पे 25% टैक्स जितना भी काटना है वो कट जाएगा। सो अगर मैं इधर लिखूं तो ये हमारा क्या है, के डी ऑफ इरिडीमेबल आ गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, के डी ऑफ रिडीमेबल। रिडीमेबल में पहला कौन सा फॉर्मूला है, शॉर्टकट, जो क्या होगा के डी इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन होल अपॉन आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। और अगर IRR मेथड देखें तो इधर हम लोग क्या रखेंगे, MPS और इशू प्राइस, जो क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है, और इधर क्या रखेंगे, I इंटू 1 माइनस टी प्लस आई इंटू 1 माइनस टी
प्लस डॉट 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 प्लस आई इंटू 1 - t प्लस रिडेम्पशन वैल्यू, और हमको इधर क्या करना पड़ेगा 1 + i⁻1 1 + i⁻2, वो स्मॉल आई है बड़ा आई है 1 + i⁻n, सॉल्व दिस फॉर i, ठीक है। और i यहाँ पे क्या है आपका IRR विच इज नथिंग बट योर KD, ऐसा ढूंढना है हमको। तो ये एक इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए, एक कौन से डिबेंचर्स हो गए आपके रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल में दो फॉर्मूला हो गए, एक कौन सा शॉर्टकट और एक कौन सा आपका इशू प्राइस डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट वाला लोगे, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और यहां से इशू कर रहे तो वो दोगे, और हर साल का कैश फ्लो लिख दोगे आप, हर साल का कैश फ्लो लिख दोगे। सर इसमें और नई वैरायटी क्या आ सकती है, इसमें कभी कभी बोलेंगे जीरो कूपन डिबेंचर। जीरो कूपन डिबेंचर क्या होता है, जीरो कूपन डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर, जीरो कूपन डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जहां पे बीच में कुछ इंटरमीडिएट कैश फ्लोज हम देंगे ही नहीं, बीच में कुछ भी इंटरमीडिएट कैश फ्लोज हम लोग देंगे ही नहीं। इंटरमीडिएट कैश फ्लोज नहीं देंगे मतलब ऐसा हो गया कि आज 80 पे इशू कर रहे हैं अपने, और 3 साल बाद मैं सीधा 100 दूंगा। आज 80 पे इशू कर रहे हैं, 3 साल बाद मैं क्या दूंगा 100 दूंगा। फर्स्ट ईयर में कितना देंगे, कुछ भी नहीं। सेकेंड ईयर में कितना देंगे, कुछ भी नहीं। थर्ड ईयर में कितना देंगे, पूरा 100। तो क्या कैश फ्लो प्रोजेक्शन हो गया आपका? हाँ। कैसे सॉल्व करोगे, 80 इज इक्वल्स टू डैश मतलब 0/1 + i⁻1, 0/1 + i⁻2 प्लस 100/1 + i⁻3। एक ऐसी रेट जो 100 को 80 पे ले आए 3 साल पे डिस्काउंट करने पे, ठीक है। लो 7% करो, 100 डिवाइडेड बाय 1.07 3 बार इक्वल टू 81 पॉइंट है। काफी नजदीक आ गए हम लोग। तो अभी 7 से थोड़ी बड़ी रेट लूंगा कि छोटी रेट लूंगा? बड़ी। कुछ जन बोल रहे हैं छोटी, लेकिन रेट लेंगे क्या, बड़ी। क्यों बड़ी रेट लेंगे? क्योंकि 81 आंसर आया हमारा, हमें क्या करना है उसको 80 पे ले जाना है। तो कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा। तो 7.5 ले लो, करो 100 डिवाइडेड बाय 1.075 3 बार इक्वल टू कितना आ रहा है 80.49। थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं, 7.6 ले लेते हैं। करो 100 डिवाइडेड बाय 1.076 3 बार इक्वल टू 80.27। तो 7.7 ले लेते हैं। करो 100 डिवाइडेड बाय 1.077 3 बार इक्वल टू, हो गया। ठीक है, अभी और इससे एक्यूरेट पे मत जाना, नहीं तो समय की बैंड बच जाएगी एग्जाम में। तो I इज इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा 7.7%। ये कौन से तरह के कैश फ्लोज की बात हो रही है, जीरो कूपन। जीरो कूपन मतलब इंटरमीडिएट कूपन है ही नहीं, मतलब लोन लिया बीच में क्या पे करेंगे, कुछ भी नहीं। लास्ट में क्या आएगा 100, उसमें सारा कुछ आ गया क्या, यस, अक्यूमुलेट होके सब कुछ मिल गया उसमें। इन केस पूछे तो है ही नहीं जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में कहीं पे भी, क्योंकि नॉर्मली रिडीमेबल डिबेंचर्स है। क्योंकि ये सवाल भी आ सकता है कि सर रियल लाइफ में क्या ज्यादा यूज होता है, मोस्ट ऑब्वियस आर रिडीमेबल डिबेंचर्स, जो इससे जस्ट पहले किया था। 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल 2 साल 3 साल 6 साल जैसे यूज हो वैसा करेंगे। बट मोस्ट ऑब्वियस आर विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो अगेन अंडरस्टैंड, जो भी सिक्योरिटी इश्यू होगी उसका टाइप बहुत क्लियर होना चाहिए। इरिडीमेबल लास्ट में कुछ नहीं पे होगा, रिडीमेबल बीच में भी पे होगा लास्ट में भी पे होगा, जीरो कूपन बीच में कुछ नहीं पे होगा सिर्फ लास्ट में पे होगा। और एक और चौथी कैटेगरी आ सकती है सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड। क्या नाम है उसका, सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड। अब ये सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड क्या होता है, हर साल
इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा क्या पे कर देंगे, प्रिंसिपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर साल इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा क्या पे कर देंगे, प्रिंसिपल। मतलब सर को एग्जाम्पल, वो थोड़ी देर पहले 5 ईयर 10% ₹100 डिबेंचर इशू किया था हमने, ठीक है, जो सेल्फ अमर्टाइजिंग है। सेल्फ अमर्टाइजिंग मतलब कि क्या होगा, धीरे धीरे प्रिंसिपल भी पे होगा 5 साल में। तो यहां के कैश फ्लो प्रोजेक्शन कैसे होंगे, आज मुझे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, बोलिए। टैक्स रेट सपोज है 30%, तो ईयर 1 में मैं कितना पे करूंगा, ईयर 1 में मैं 7 पे करूंगा, ईयर 2 में मैं कितना पे करूंगा, 7 पे करूंगा, ईयर 3 में मैं कितना पे करूंगा, 7 पे करूंगा। ये कब पे करता, जब हमारा नॉन सेल्फ अमर्टाइजिंग रिडीमेबल बॉन्ड होता। लेकिन अगर मेरा सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड है तो कहानी बदल जाएगी बच्चों। कैसे बदल जाएगी, फर्स्ट ईयर में 100 इंटू 10% कितना आ रहा है बच्चों, 10 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा, 7। और ये 100 रुपए को भी 5 साल में रीपे करने वाला हूं मैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना होएगा, 20। तो इधर मैं 27 पे करूंगा फर्स्ट ईयर। अच्छा, अगर 27 पे किया, प्रिंसिपल कितने से कम हुआ, बताओ लॉजिक मुझे, कितना प्रिंसिपल बचा, 100 लिया था, कितना प्रिंसिपल रीपे कर दिया, सर 20 लाए कहां से, लाइफ ऑफ द बॉन्ड कितना है बताओ, 5। मतलब 5 साल में लोन रीपे कर रहा हूं, 100 रुपए इज नथिंग बट द लोन अमाउंट, 7 रुपए इज नथिंग बट द प्रिंसिपल अमाउंट, 20 रुपए इज नथिंग बट द प्रिंसिपल रीपेड इन ईयर 1। तो अब मेरे पास बचा कितना रुपया, बोलो, 80। तो अगले साल 80 का 10% गिनूंगा कि 100 का 10% गिनूंगा, 80 का 10%, तो 80 इंटू 10% कितना आएगा, बोलो, 8 इंटू 0.7 करूंगा तो कितना आएगा, 5.6। तो 5.6 तो इंटरेस्ट चुकाऊंगा, बोलिए, और 20 रुपए प्रिंसिपल भी चुकाऊंगा, बोलिए, तो कितना चुकाऊंगा, 25.6। आई होप कनेक्ट हो रहा है क्या बोल रहा हूं। सेल्फ अमर्टाइजिंग मतलब जो अपने आप रीपे होगा ओवर द लाइफ। 10 साल है तो हर साल कितना कितना रीपे करूंगा, 10 10 10 10 10 10 10 10। 5 साल है तो हर साल कितना रीपे करूंगा, 20 20 20 20 20। 4 साल है तो कितना रीपे करूंगा, बोलो, 25 25 25 25। 2 ही साल है तो कितना रीपे करूंगा, 50 50। और अगर सेल्फ अमर्टाइजिंग है ही नहीं तो बीच में कितना पे करूंगा, 0 0 0 0। सिर्फ क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट। यहां पे जो 27 रुपए पे किया उसमें 7 रुपए क्या है, इंटरेस्ट, 20 रुपए क्या है, प्रिंसिपल। जो दूसरे साल में 25.6 पे किया है उसमें 5.6 क्या है, इंटरेस्ट, 20 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल। थर्ड ईयर में कितना प्रिंसिपल बचा है, बोलो, वेरी गुड, 60 का 10% कितना आएगा, 6 इंटू 0.7 कितना आएगा, तो 4.2 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 24.2। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10%, 4 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा, 2.8। तो यहां पे कितना पे करूंगा, 22.8। और फिफ्थ ईयर में 20 का 10% कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा, 21.4। तो 20 रुपए प्रिंसिपल हर साल में जाएगा क्या, यस। लेकिन साथ में मेरा इंटरेस्ट भी जाएगा। वैसे भी बचपन से सीख रखा, इंटरेस्ट हमेशा किस पे पे करते हैं, ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। जब इशू किया था तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बोलो कितना था, 100। पहले साल के एंड में 20 रिपे कर दिया, कितना बचा, 80 पे चुकाएंगे। दूसरे साल के एंड में कितना रिपे कर दिया, 20 और, तो कितना बचा, फिर और 20 पे कर दिया, कितना बचा, 40। फिर और रिपे कर दिया, फोर्थ ईयर में कितना बचा, 20। फिफ्थ ईयर में पूरा 0। तो आई होप आपको समझ आया कि इरिडीमेबल नॉन सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड, सॉरी, रिडीमेबल नॉन सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड एंड रिडीमेबल सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। यस और नो बोलिए। ओके, सो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, टेक्निकली देखे तो 1.4। अब एक ऐसी रेट जो इनको इक्वेट कर दे वो हमारी क्या बन जाएगी, IRR। इसको हम लोग है ना शॉर्टकट मेथड से बहुत मुश्किल से कर पाएंगे क्योंकि हर साल कैश फ्लो अलग अलग है।
तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें बेटर क्या है, आप कौन सा यूज करो, बाय डिफॉल्ट IRR मेथड ही करो। और इसमें हर साल बड़े बड़े अमाउंट जा रहे हैं हमारे, तो अगर बड़े बड़े अमाउंट जा रहे हैं तो रेट भी हमें अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी अटक जाओ ना, एक रैंडम बेस रेट ले लो, आपको आइडिया आ जाएगा बढ़ाना है कि कम करना है। से फॉर एग्जांपल इसमें लो 10%, करो 27 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस, रुक जाओ, सेकेंड ईयर का अलग है, इसमें करो 25.6 डिवाइडेड बाय 1.1 दो बार इक्वल टू, फिर सेकेंड वाला m प्लस, वापस 24.2 डिवाइडेड बाय 1.1 तीन बार इक्वल टू, सिर्फ थर्ड वाला m प्लस, 22.8 डिवाइडेड बाय 1.1 चार बार इक्वल टू, सिर्फ फोर्थ वाला m प्लस, और 21.4 डिवाइडेड बाय 1.1 पांच बार इक्वल टू, और सिर्फ फिफ्थ वाला m प्लस। और मेमोरी रिकॉल करो 92.74, मतलब काफी कम आ गया। तो मैंने रेट बड़ी ली है कि रेट छोटी ली है? बड़ी ली है। ये क्लिक हो रहा है सबको, बताइए क्यों? बिकॉज 10% पे 100 से कम आ गया वैल्यू, तो ज्यादा आना चाहिए। तो ज्यादा करने के लिए रेट को मुझे क्या करना पड़ेगा? कम। तो 10 की जगह आप क्या कर दो? 8 कर दो। ठीक है, करो 27 डिवाइडेड बाय 1.1 1.08 is equals to m plus, 25.6 डिवाइडेड बाय 1.08 दो बार इक्वल टू m प्लस, 24.2 डिवाइडेड बाय 1.08 तीन बार इक्वल टू, 22.8 डिवाइडेड बाय 1.08 चार बार इक्वल टू, एंड 21.4 डिवाइडेड बाय 1.08 पांच बार इक्वल टू। m प्लस करो और मेमोरी रिकॉल करो। मैं तो वेट कर रहा था कि आप बोले कि सर बेवकूफ क्यों बना रहे हो, रेट इधर 7% ही आएगा। पता है क्यों? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। बोलो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, हाँ के ना? इश्यू प्राइस कितनी है? 100। रिडेम्पशन प्राइस कितनी है? 100। और हमने हर बार जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसका 60% पे किया है इफेक्टिवली। कैसे 60% पे किया? 10% पे किया, 30% टैक्स शील्ड उड़ा दी। तो अगर इश्यू और रिडेम्पशन प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है तो आपका केडी हमेशा i इंटू 1 माइनस टी ही बैठेगा। तो आई वॉज वेटिंग के 10% पे कोई बोल दे, पर कोई नहीं बोला। फिर मैंने हिंट दिया थोड़ा कम करते हैं, मुझे लगा तब बोल दोगे, पर कोई नहीं बोला। अब 7% पे करो 27 डिवाइडेड बाय 1.07। अब सब बोला हाँ होगा ही, अब तो होगा ही। 27 डिवाइडेड बाय 1.07 इज इक्वल्स टू m प्लस, 25.6 डिवाइडेड बाय 1.07 दो बार इक्वल टू m प्लस। ऐसे कर लो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। 99.99 मतलब 100 आ गया। क्यों 7% आया? यू शुड नो दिस। हर बार मैंने आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चढ़ाया? 10%। और कितना टैक्स शील्ड खींचा? 30%। तो 10% में से 30% उड़ाओ तो कितना बचेगा? अनलेस एंड अनटिल रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम होता, इश्यू एट अ डिस्काउंट होता, तो हमारा 60% में हेरफेर होता। अदरवाइज वो हमेशा क्या आएगा? केडी is equals to I into 1 minus T. But this is an example of what? Self amortizing bonds. इस चैप्टर से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन, सब कुछ साथ में देंगे। एक छुटकू फुटकू क्वेश्चन, जिसमें कभी डिबेंचर की केडी ढूंढनी होगी, जिसमें कभी इक्विटी का केई ढूंढना होगा, वैसा। तो छुटकू फुटकू क्वेश्चन में ये सब काम के। तो सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड के लिए आपका ये बैठा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहां पे सेम पार्ट में इधर लिख देता हूं, के डी फॉर व्हाट? सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड और डिबेंचर। उसमें क्या होगा? यहां पे आप अगेन इश्यू प्राइस ही लिख दोगे। यहां पे आप लिखोगे आई इंटू 1 माइनस टी प्लस पी आर। वॉट डू यू मीन बाई पी आर? बोलिए, पी आर क्या हो गया? यहाँ पे आई इंटू 1 माइनस टी प्लस पी आर क्या हो गया? प्रिंसिपल रीपेड अपॉन 1 प्लस आई रेज टू 1 प्लस अगेन आई इंटू 1 माइनस टी प्लस पी आर। वॉट इज पी आर अगेन? बोलिए, प्रिंसिपल रीपेड अपॉन 1 प्लस आई रेज टू 2 प्लस आई इंटू 1 माइनस टी प्लस प्रिंसिपल रीपेड अपॉन
1 प्लस आई रेस टू 3 ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा बोलिए? ठीक है, प्रिंसिपल रीपेड के लिए हमारा कैसे कैलकुलेशन होगा? ये होगा हमारा फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। अगर 4 साल है तो 4 में बांटेंगे, ऐसे चलता रहेगा। आई इंटू 1 माइनस टी प्लस पी आर अपॉन आखिरी साल में आ जाएगा 1 प्लस आई रेस टू एन, जो कि 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड। ये नए तरह का बॉन्ड है। सो ऊपर हमने सबसे पहले इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट देखा, दिस वाज नंबर 1। फिर हमने रिडीमेबल देखा, दिस वाज नंबर 2। फिर हमने सेल्फ अमर्टाइजिंग देखा, दिस वाज नंबर 3। सब में रिश्ता वही, सोच नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज, डिफिकल्ट लगे नहीं लगे किस पे निर्भर करेगा, आप कैश फ्लो कितने अच्छे से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। तीनों में हमने कैश फ्लो का प्रोजेक्शन ही देखा। एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक, एंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक यू मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक है, एंड पोर्ट। ठीक है, एक और चौथा भी तो देख लिया है ना हमने। चौथा क्या था हमारा? जीरो कूपन बॉन्ड। वो भी लिख देते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या हो जाएगा हमारा? इनिशियल प्रोसीड्स आ जाएगा इधर, या एनपी आ जाएगा बोलिए? ठीक है, एनपी लिख देते हैं। एनपी इज इक्वल्स टू व्हाट? रिडेम्पशन वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई रेस टू, सीधा एन ही बन जाएगा, वेर एन इज व्हाट? मैच्योरिटी या टर्म ऑफ द डिबेंचर। सपोज आज 3000 में इशू किया है, रिडेम्पशन वैल्यू 10,000 है और 7 साल का टाइम है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू 7 शुड बी इक्वल टू 3000। सारे आईआरआर में आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। सेल्फ अमर्टाइजिंग जीरो कूपन बहुत कम पूछते हैं, मोस्टली रिडीमेबल या इरिडीमेबल ही पूछते हैं, बट पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दिस इज द फैक्टर वी नीड टू कीप इन माइंड। और आपका एक और तरह का देखो, आते हैं वापस मेन पार्ट पे। ये रहा मेन पार्ट। इरिडीमेबल हो गया क्या? यस नो बोलना। रिडीमेबल हो गया क्या? सेल्फ अमर्टाइजिंग हो गया क्या? जीरो कूपन हो गया क्या? कन्वर्टेबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक बताओ मुझे, क्या होती है कन्वर्टेबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक? कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो थोड़े समय बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसकी रिडेम्पशन वैल्यू क्या लोगे भैया पता है? सपोज ऐसा बोला, एक डिबेंचर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा 5 साल बाद। सुन लो, एक डिबेंचर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा 5 साल बाद, एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर 5 years या एट द एंड ऑफ 5 years पर शेयर इज 12 रुपीज। तो एक शेयर कितने में कन्वर्ट होगा? एक डिबेंचर कितने में कन्वर्ट होगा? 10 शेयर में। और एक शेयर की प्राइस कितनी होगी? तो 10 इंटू 12 कितना होगा? 120। तो आरवी को 120 लेने का 5 साल इंटरेस्ट देंगे क्या? हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस रिडेम्पशन वैल्यू में हमको रोकने की जगह क्या मिलेगा बोलो फटाफट? और वो शेयर्स क्या बाजार में बेच पाएंगे हम लोग? हाँ, तो 10 शेयर मिले, एक शेयर की एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी होगी? 12। तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 120। तो आरवी में हम कितना ले लेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कन्वर्टेबल, मतलब जो भी आपका पार्ट है, जो मार्केट प्राइस, नॉट करेंट, कब की मार्केट प्राइस? एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो आरवी हो जाएगा। अब अगर किसी को लग रहा है कि क्या है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपका इंस्ट्रूमेंट कमजोर है। कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जीरो कूपन, सेल्फ अमर्टाइजिंग प्रोसेस करना चाहिए। तो व्हाट इज कन्वर्टेबल? जहां पे क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा हमारा डिबेंचर? इक्विटी में। सपोज बोला 10 साल बाद 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। सुनना अच्छे से, 10 साल बाद, एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 10 years इज 30 रुपीज पर शेयर। तो 600 रुपए हमारा आरवी आ जाएगा। कैसे आया? 20 रुपए, 20 शेयर इंटू
अब इसमें और क्या नया घुसेड़ देंगे, बोलेंगे करंट मार्केट प्राइस इज 100 and it is expected that every year the share price will increase by 10 rupees for the next 5 years. तो आज 100 है और बोले हर साल 10-10 से बढ़ेगा, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 150 रुपया देगा। अच्छा, कभी कभी वो 10 रुपए नहीं बोल के क्या बोलेंगे, 10% से बढ़ेगा, तो क्या करोगे, 100 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। तो हिम्मत नहीं हारनी है, डू एज डायरेक्टेड करना है। अब नया सब्जेक्ट है तो पहली बार नई चीजें तो आएगी, तो कन्वर्टिबल में कुछ नया नहीं है, आपका आई तो एज इट इज ही रहने वाला है 1 माइनस टी। फॉर आरवी व्हाट डू वी नीड टू डू, कन्वर्जन रेशियो इनटू क्या करोगे, एक्सपेक्टेड एमपीएस, दैट्स द ओनली डिफरेंस, माइनस एनपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स अपॉन आरवी प्लस एनपी होल डिवाइडेड बाय 2। वही फॉर्मूला रहेगा, बस आरवी का आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। दैट्स द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर फिफ्थ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज योर फिफ्थ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टिबल। ये तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट किया है हमने, ऐसे ही इक्विटी है, ऐसे ही प्रेफरेंस है, ऐसे ही रिटेन अर्निंग्स है, और फिर सब कुछ साथ में है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, बट सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ डेट में ही है। इक्विटी में कुछ वैरायटी नहीं होती, प्रेफरेंस में कुछ खास वैरायटी नहीं होती, रिटेन अर्निंग्स में तो कुछ होता ही नहीं है। तो इफ यू आर एबल टू क्रैक डाउन द कॉस्ट ऑफ डेट, यू विल बी वेरी मच बी एबल टू सॉल्व इट अप। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। बोल बेटा बोल। कन्वर्जन रेशियो इनटू एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, 5 साल बाद कन्वर्ट होगा। सपोज बोला हुआ है 6 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्जन रेशियो मतलब 6 शेयर्स हो गए हमारे, और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बोला हुआ है सपोज 18 रुपए, तो हम क्या करेंगे, 18 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 108। उस बेसिस पे हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर पार्टली कन्वर्टेबल हुआ तो क्या, ऐसे तो स्काई इज द लिमिट, फिर ये हुआ तो वो हुआ तो इसमें ऐसा है तो उसमें वैसा है, तो है ही नहीं। बट पूछा है तो बता देता हूं, पार्टली कन्वर्टेबल है तो आधा पार्ट जितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा वो आएगा, प्लस बाकी की रिडेम्पशन वैल्यू कैश में मिलेगी, वो ऐड कर दो। बोला हुआ पार्टली कन्वर्टेबल मतलब 50 रुपए एज इट इज मिल जाएंगे, बाकी रिमेनिंग हाफ के लिए सपोज 4 शेयर मिलेंगे और एक की प्राइस 20 रुपए होगी, तो 4 इंटू 20 कितना करेंगे, 80 प्लस 50 कैश तो मिलेगा ही, तो 130। ऐसे तो कॉलेबल बॉन्ड भी होते हैं, पुटेबल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। प्लेन वनीला बॉन्ड जो नॉर्मली हमने देखे वो होते हैं, बहुत वैरायटी आएगी, बट एट दिस लेवल है नहीं तो टच नहीं किया। बट पूछा किसी ने कि सर पार्टली कन्वर्टेबल हो तो क्या करने का, आधा जो कन्वर्ट हो रहा है वो कैश में ले लो, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और जो कन्वर्ट हो रहा है उसको नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस कर दो, दोनों का मिक्स हो गया पार्टली कन्वर्ट। So this is how we will calculate our cost of debentures या cost of debt। सर इसमें बैंक लोन आए तो बैंक लोन जनरली रिडीमेबल का क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि हर साल क्या देने का, इंटरेस्ट, हर साल क्या देने का, इंटरेस्ट, और एंड में वापस फेस वैल्यू चुका देने की। तो बैंक लोन बोला 10% और 30% टैक्स रेट है, तो कॉस्ट ऑफ बैंक लोन क्या आ जाएगा, 7%। अगर बैंक लोन बोला हुआ 12% और इंटरेस्ट रेट बोला हुआ 25%, तो हमारा कॉस्ट ऑफ बैंक लोन क्या आ जाएगा, 12 इंटू 0.75, 9%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोली हुई है 10% और टैक्स रेट बोला 40% और बैंक लोन है तो कितना आ जाएगा, 6%। सबसे क्लासिक केस, मोस्ट इजीएस्ट, बैंक लोन मतलब नॉर्मली आज 100 रुपए मिला, या तो हर साल इंटरेस्ट दोगे या एंड में दोगे। इन दोनों केस आप नॉर्मली रिडेम्पशन और प्रीमियम में डिफरेंस होता नहीं है। 1 करोड़ लिया, इंटरेस्ट के साथ वापस चुका रहे हो, इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, तो 10 माइनस टैक्स रेट कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ बैंक लोन आ जाएगा, ऐसा। तो सर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ा गो थ्रू करते हैं। सपोज आपको दे रखा है यहां पे, ये रहा, 5 years ago सोना लिमिटेड इश्यूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। कौन से तरह के डिबेंचर्स है ये बताइए,
इरिडीमेबल डिबेंचर्स है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स जो कब रिडीम होंगे बताइए, कब रिडीम होंगे बताइए, पता नहीं, नेवर नो। जब कंपनी बंद होगी तब। कंपनी कब बंद होगी बताइए, पता नहीं, ठीक है। तब 103 पे इश्यू हुए थे, ठीक है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज 94। इफ द कंपनी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट। देखो जब भी करंट कॉस्ट वर्ड बोला हो ना, मतलब मार्केट प्राइस लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है। वैसे भी मार्केट प्राइस लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमको नहीं बोला तो हम करंट कॉस्ट ही ढूंढ रहे होते हैं। इशू कॉस्ट बोला हो तो इशू प्राइस लेने का। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला बोलो, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, के डी इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी। ऐसा देखा था हमने, बोलिए। तो यहां पे 100 रुपए का 12%, कितना है बताइए, 12। टैक्स रेट कितना है हमारा, 35%, मतलब 0.65 हो जाएगा ये। और नेट प्रोसीड्स कितना है हम लोगों का, 94, क्योंकि करंट कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू 0.65 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 0.65 7.8 डिवाइडेड बाय 94 करके बताओ जरा, 7.8 डिवाइडेड बाय 94, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक, पर बड़े क्वेश्चंस में ये बेसिक काम लगाना बहुत जरूरी है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या इरिडीमेबल डिबेंचर क्लियर है सबको, बताइए। ओके, और आगे चलते हैं। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/23 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/28। कितनी लाइफ हो गई बताइए जरा, 1/4/2023 से 1/4/2028, 5 इयर्स की लाइफ हो गई हमारी। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे कितना देंगे, 100। हमने इशू कितने पे किया है, 110। अगेन इशू कितने पे किया है, 110। मैच्योरिटी पे कितना देंगे, 100। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। 5 इयर्स है लाइफ, मतलब रिडीमेबल है क्या इरिडीमेबल है बताइए, रिडीमेबल है। कितने मेथड थे, दोनों मेथड से करा रहा हूं। पहला शॉर्टकट मेथड क्या था, के डी इज इक्वल टू, बोलिए फटाफट, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स होल अपॉन आरवी प्लस एनपी बाय 2। नॉर्मली हम लोग अगर कम मंगा रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है हमें, लेकिन अगर ज्यादा मंगाया है और कम दे रहे हैं तो फायदा हो जाएगा हमें। इधर वही हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखो, हमने कितने पे इशू किया है बताओ बच्चों, 10% प्रीमियम पे, मतलब मिला 110 है और चुका कितना रहे हैं वापस, 100 चुका रहे हैं। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 10% तो हमारा फायदा हो गया ना, सीधा बोलिए, मतलब 10 रुपए तो फायदा हो गया ना हमारा। अगर 10 रुपए 5 साल में फायदा हुआ तो ईयरली फायदा कितने का हुआ, 2 रुपए। तो शॉर्टकट मेथड क्या बताता है, इफेक्टिव ईयरली कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मनी यूटिलाइज्ड। इफेक्टिव ईयरली कॉस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑफ व्हाट, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम क्या। तो 100 रुपए का 10%, फेस वैल्यू का 10%, कितना हो जाएगा 10, 10 पे 35% टैक्स रेट, तो कितना हो जाएगा 6.5 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 100, नेट प्रोसीड्स कितना है 110 बाय 5। ये तो नेगेटिव आ गया ना, हाँ, क्योंकि इफेक्टिव कॉस्ट कम हो जाएगा हमारा, अपॉन 105। तो ये कितना आएगा 4.5 अपॉन 105। 4.5 बाय 105 निकाल लो, कितना आ जाएगा 4.29% आंसर आ गया। सर इसको आईआरआर से भी कर सकते हैं क्या, यस बिल्कुल कर सकते हैं। आईआरआर में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा बताओ बच्चों, इश्यू प्राइस कितना है 110। फिर क्या करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ईयर 1 में क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, 100 का 10% कितना 10, 10 माइनस 35% कितना आएगा 6.5, फिर वापस 6.5, फिर वापस 6.5,
फिर वापस 6.5, फिर वापस 106.5। यहां पे क्या पुटअप कर देंगे, नीचे हम लोग पुटअप कर देंगे इधर। अगर हम लोग देखें तो एक ऐसी रेट जो क्या कर देगी बताइए, इन सबको इक्वेट कर देगी, प्लस 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 1 प्लस आई रेस टू 1, 1 प्लस आई रेस टू 2, 1 प्लस आई रेस टू 3, 1 प्लस आई रेस टू 4, 1 प्लस आई रेस टू 5। अब देखो हम लोगों को यहां से थोड़ा अंदाजा आ गया था ना, कितना है 4.2 ना। सर एग्जाम में कुछ नहीं बोला हो तो किससे करने का, दोनों से कर सकते हैं। पर कभी कभी वो लोग मेंशन कर देंगे बाय शॉर्टकट मेथड, तो फर्स्ट वाला यूज करने का। कभी कभी वो लोग बोल देंगे बाय आईआरआर मेथड, तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला ये यूज करने का। क्या करेंगे इसमें बताओ, हिट एंड ट्रायल करेंगे। शॉर्टकट में हम कहां पे पहुंचे थे, 4.29, लो 4.3 और करो सॉल्व, करो 6.5 डिवाइडेड बाय 1.043 इज इक्वल्स टू एम प्लस 1 बार, इज इक्वल्स टू एम प्लस 2 बार, इज इक्वल्स टू एम प्लस 3 बार, इज इक्वल्स टू एम प्लस 4 बार। फिर लो 106.5 डिवाइडेड बाय 1.043, 1 2 3 4 5, सिर्फ पांचवा वाला एम प्लस कर दो और मेमोरी रिकॉल करो, 109.71, काफी नजदीक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो 4.3 ही आ रहा है, वैसे और एक्यूरेट ढूंढना है तो 109.71 को 110 की ओर ले जाना है ना हमें, बोलिए। तो हम लोगों को न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा, बोलिए। न्यूमरेटर मतलब जो फाइनल आंसर है वो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कम करेंगे कि बढ़ाएंगे, कम करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, एक्सीलेंट। तो 4.3 की जगह पे 4.25 ले लेता हूं, करो 6.5 डिवाइडेड बाय 1.0425, 4 बार इक्वल टू एम प्लस करते हुए, और 106.5 डिवाइडेड बाय 1.0425, 5 बार इक्वल टू, और सिर्फ लास्ट वाला एम प्लस। पहले 4 बार करना था, पांचवा वाला अलग, कितना 1094, मतलब पहुंच गए। तो हमारा के डी कितना आएगा एक्यूरेट तरीके से 4.25, अप्रोक्सीमेट तरीके से 4.29। ये कौन से केस का है, रिडीमेबल के इरिडीमेबल, रिडीमेबल के इरिडीमेबल, रिडीमेबल। इसमें इशूड एट प्रीमियम था इसलिए यहां पे 110 रखा हमने, इशूड एट पार होता तो क्या रखता 100, इशूड एट 10% डिस्काउंट होता तो क्या रखता 90, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड 2 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट होता तो क्या रखता 88। फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं दिया है तो किसका लेने का, एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। और कभी कभी बोल देंगे कि नेट प्रोसीड्स का परसेंटेज है, तो फिर आप 90 में से 2% माइनस करेंगे, आगे आएगा वो सब बताऊंगा तब। समझ आया कि नहीं ये बताइए। यस, ओके, चलो और आगे चलते हैं। अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर्स of rupees 100 each at par on 1/4/2018 to be matured on 1/4/2028. The company wants to know the cost of existing debt on 1/4/2023. 5 साल तो ऑलरेडी बीत गए ना, बोलिए। तो आज डिबेंचर्स में भी कितने साल बचे हैं, 5। समझिए, जैसे मैं पढ़ रहा था तुरंत कुछ जनों ने जवाब देने लग गए, अरे 10 साल, रुक जाओ पढ़ो तो सही पूरा। ठीक है, द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, उसी डेट की आज की वैल्यू। ठीक है, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80, तो हमारे लिए आज की वैल्यू रेलेवेंट है कि इश्यू की वैल्यू रेलेवेंट है, अगर एग्जिस्टिंग डेट बोला तो आज की। क्योंकि अब ऐसा सिमिलर इश्यू करेंगे तो क्या होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग, ये कुछ नहीं बोला हुआ हो, दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। मैं पहले किससे करवाता हूं आपको, शॉर्टकट मेथड। क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड में बताइए। शॉर्टकट मेथड में हम लोग लिखेंगे आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन अपॉन आर वी प्लस एन पी बाय 2 इज इक्वल्स टू के डी। हाँ के ना बोलिए, बताइए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.6
65, हाँ के ना बताओ, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा 100, नेट प्रोसीड्स मतलब आज अगर ऐसे डिबेंचर्स इशू किए तो बाजार में 80 रुपए प्राइस है तो हमें 80 मिलेगा, तो नेट प्रोसीड्स में कितना लिख देंगे 80 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स 10 के 5, क्योंकि आज अगर मैं नई डेट इशू करूंगा तो 5 साल ही है, तो इस डेट को आज इशू करूंगा तो 80 मिलेगा और 5 साल इसकी लाइफ है, अपॉन एवरेज कॉस्ट कितना है 90, तो 6.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 90, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन 90, ढूंढ लो कितनी वैल्यू आएगी 11.66%। ये आपका कौन सा मेथड है, शॉर्टकट के आईआरआर। आईआरआर में इसी कैश फ्लो को प्रोजेक्शन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे फटाफट बताओ, 80 के 100 80, फिर क्या करेंगे ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना 100 का 10% कितना होगा 10, 10 में से 35% गया, 6.5 6.5 6.5 6.5 106.5, ठीक है 106.5, और अब एक ऐसी रेट जो इसको इक्वेट कर दे 80 के, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं बताइए। ये अगेन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल पर एग्जिस्टिंग डेट, कुछ नहीं बोला हुआ, एमपीएस इज अ बेटर पार्ट, क्योंकि करंट में हम आज ढूंढना चाह रहे हैं ऐसे डिबेंचर्स की वैल्यू, मतलब करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ढूंढ रहे। नेक्स्ट, आईडीबी इशूड जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। जीरो इंटरेस्ट मतलब थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मतलब हो गया जीरो कूपन, जीरो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है कूपन, कूपन देना, इंटरेस्ट देना, 100 का 10% मतलब कूपन, 100 का 10% मतलब इंटरेस्ट, तो जीरो इंटरेस्ट मतलब ये कौन से बॉन्ड्स हो गए जीरो कूपन। कब फेस वैल्यू पे रिडीम होंगे वो बोलिए, और आज इशू कितने पे हुए हैं 2500, एंड दे आर रिडीमेबल आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बोलिए 25 इयर्स। इतना बड़ा टाइम गैप है ना, शॉर्टकट मेथड आपको हमेशा गलत आंसर देगा, भले ये लोग करे अपने को नहीं करना है, क्योंकि रियल लाइफ भी सीखनी है अपने को। तो मुझे बताओ आज कितने पे इशू हो रहा है, 2500 पे के 1 लाख पे, 2500, बाद में जब मेच्योर होगा तो मिलेगा कितना, कुछ सोचो, ऐसा कोई कंपनी करेगी क्या कि आज 1 लाख दे दो यार और बाद में 25 साल बाद मैं तुम्हें कितना दूंगी सिर्फ 2500, या वैसा वर्षा होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जनों ने 2500 बोला, पर कुछ जनों ने बोला आज कितना मिलेगा 1 लाख मिलेगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आज 1 लाख दे दो, मैं 25 साल तक पैसा भी यूज करूंगी और फिर तुम्हें 2500 दूंगी, कोई ऐसा विलिंग है मुझे आज ही दे दो। 1 लाख नहीं, मैं तो बोलता हूं 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, तुम्हें जितना देना है दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थिंक कि रिवर्स होगा, आज कितना मिलेगा मुझे बोलिए 2500, और 25 साल बाद कितना देना है मुझे बताओ, इंटरमीडिएट में बीच में 1 2 3 4 5 6 12 24, कुछ भी इंटरेस्ट देंगे क्या हम लोग बोलिए नहीं। अब एक ऐसी रेट जो इसको 25 करके 2500 पे ले आए, वो मेरा आईआरआर हो जाएगा हाँ या ना बताओ बच्चों, हिट एंड ट्रायल करेंगे, चलो करते हैं। पहले 40% लेता हूं, मैं बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.4, 1.4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना आ रहा है बताइए, कितना 22.2, तो नेग्लिजिबल हो गया हमारा, बताइए। मतलब 40% हमने ज्यादा लिया कि कम लिया, बहुत ज्यादा ले लिया, तो हमें रेट अभी 40 से बढ़ानी पड़ेगी कि 40 से कम करनी पड़ेगी, तो मैं 20% लेता हूं, ठीक है। अब करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25, कितना आया 1048। अभी भी हमें तो 2500 करना है, तो और कम करना पड़ेगा, करो 15%, करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.15, 25 बार इक्वल टू 3000,
तो ज्यादा आ गया वैल्यू थोड़ा, तो थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा। ले लो 16%, करो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1.16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25, 2400, काफी नजदीक पहुंच गए हैं। बोलिए थोड़ा सा ही बढ़ाना है हम लोगों को, हाँ के ना बोलिए। 15.9 पे ले लो, करो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1.159, कितना आ रहा है बोलिए, 2499। मतलब हमारा IRR या कॉस्ट ऑफ डेट या KD कितना आ जाएगा, 15.90%। इन्होंने इंटरपोलेशन किया है, मैं बोल रहा हूं आप ये वाला करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब इंटरपोलेशन का मिक्स ही किया, पहले ये किया फिर दोनों के बीच में लेके आए, इसकी जगह मैं हिट एंड ट्रायल से आपको जल्दी ले आया। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 15.90%। ये कौन सा डिबेंचर हुआ बताइए, विच डिबेंचर दिस इज, जीरो कूपन डिबेंचर या जीरो कूपन बॉन्ड। उसमें इंटरमीडिएट कैश फ्लोस कुछ भी होंगे क्या बताइए, नहीं। रिडीमेबल में क्या इंटरमीडिएट कैश फ्लोस होंगे, हाँ। क्या रिडेम्पशन वैल्यू भी होगा, हाँ। इरिडीमेबल में क्या इंटरमीडिएट कैश फ्लोस होंगे, हाँ। रिडेम्पशन वैल्यू होगा, नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। RBML is proposing to sell a 5-year bond of ₹5,000 at 8% rate of interest per annum. The bond will be amortized equally over its life. कौन सा आ गया बोलिए, amortize equally over its value, self amortizing bonds. Calculate the bonds present value. लो, इन्होंने तो प्राइस ढूंढने को बोल दिया। बोलिए नॉर्मली हमें प्राइस दिया हुआ होता है, कैश फ्लोस दिए होते हैं, रेट ढूंढनी होती है। इन्होंने नीचे 6% रेट दे दिए हम लोगों को, 6% रेट पे प्राइस ढूंढना है। तो अगेन हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। क्या कैश फ्लोस लिख लूं मैं पहले, बताइए कैश फ्लोस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। 5,000 का प्रिंसिपल है और 5 साल की लाइफ है, तो हर साल कितना कितना रिपे करेंगे। लिख देता हूं बच्चों, 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000। इतना समझ आया क्या सबको, बोलिए। अब इंटरेस्ट किस पे करता हूं मैं, बताओ। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, एक्सीलेंट बच्चों। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। करो 5,000 का 8%, कितना होगा, 400 रुपया। तो पहले साल 1,400 देंगे, बोलिए। अब 5,000 में से कितना चुका दिया फर्स्ट ईयर में, 1,000। तो बचा कितना, 4,000। 4,000 का 8% कितना हो जाएगा, 320। फिर थर्ड ईयर में कितना बचा, 3,000। 3,000 का 8% 240। 2,000 का 8% 160 और 1,000 का 8%। क्या ये हमारे कैश फ्लोज आ गए, बोलिए। इससे पहले वाले सम्स में मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस दी हुई थी और हम ये रेट ढूंढते थे, हाँ के ना बताओ बच्चों। अभी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे दिया है, ये नीचे वाली रेट दे दी है 1.06:1, फिर 1.06:2, 1.06:3, 1.06:4, 1.06:5। और इस पूरे को आप इक्वेट करके आज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा तो ऐसा आ सकता है। कितना आया बताइए, 5,262.5। दिस विल बी द करेंट प्राइस। ऊपर ध्यान दो एक बार, अभी तक मैं उल्टा बताया था जब आपको पहले एग्जाम्पल दिया था। तब एग्जाम में वैसा भी बन सकता है, क्या आपको 5,262.5 दे देंगे और बोलेंगे रेट प्रेडिक्ट करो। यहां पे हमको रेट दे दी है और बोला है प्राइस प्रेडिक्ट करो, हाँ के ना बताओ बच्चों। तो पहला हमने कौन से तरह के डिबेंचर्स देखे, बताओ फटाफट, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा हमने कौन से डिबेंचर्स देखे बताइए,
रिडीमेबल डिबेंचर्स, उसमें डिस्काउंट प्रीमियम ध्यान रखोगे सब। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखोगे, ये लोग रिडेम्पशन कॉस्ट जो होता है एक्स्ट्रा वाला, उसको कॉस्ट नहीं मान के उसमें टैक्स का इफेक्ट देते नहीं है। थर्ड हमने कौन से देखे, जीरो कूपन डिबेंचर्स। चौथा हमने कौन सा देखा, सेल्फ अमर्टाइजिंग डिबेंचर्स। क्या ध्यान में रहेगा, बोलिए बताइए। मेजॉरिटी टाइम अगर आपको बैंक लोन आए तो बैंक लोन तो बेचारा एकदम प्लेन वनीला टाइप होता है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% टैक्स रेट है, कितना केडी होगा बताओ फटाफट, 8%। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 25% टैक्स रेट है, कितना केडी होगा बताइए, 9%। 15% कॉस्ट ऑफ बैंक लोन है और 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना टका होगा, 9%। उस बेस पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। हाँ के ना बताओ। ओके, तो दिस इज आर कॉस्ट। 5 तरह के मैंने बेसिस बताए आपको, ध्यान में रखेंगे आप। कौन सा, पहला रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल, तीसरा जीरो कूपन, चौथा सेल्फ अमर्टाइजिंग, पांचवा कन्वर्टेबल। आपका घर का टास्क है कि एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज बिना देखे दिमाग में सेट करें और फिर लिखे, सो दैट सेट हो जाए आपको। ठीक है, कल हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी के ऊपर चर्चा करेंगे।